जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन फॉर एनी एग्ज़ाम में। और आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। जिस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है सन 1600 में, उस समय ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ प्रथम का राज था और भारत में अकबर का शासन था। तो सन 1600 में एलिजाबेथ सभी कंपनियों को संयुक्त रूप से मिलाकर एक कंपनी बनाती है जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। यह इसको 15 वर्षों का एकाधिकार देकर भारत में व्यापार करने की अनुमति देती है। कुछ समय पश्चात 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। एलिजाबेथ प्रथम के बाद जेम्स प्रथम ब्रिटेन का राजकुमार बनता है और भारत में जहांगीर का शासन 1608 के समय में भारत में जहांगीर का शासन चल रहा होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से पुर्तगाली अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लूट खसूट, कर वसूली, कार्टेज सिस्टम आदि प्रकार की भांति भांति प्रकार की कुरीतियों में लिप्त थे। और डचों का और पुर्तगालों का आपसी संघर्ष चल रहा था, क्योंकि सब में अपने व्यापार को बढ़ाने की होड़ थी। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों की थोड़ी अलग नीति थी। अंग्रेज़ क्या करते थे कि अपना एक दूत को भेजते थे और दूत राजा पर प्रभाव बनाने में सक्षम हो जाता था और वहाँ उनसे फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगता था और फैक्ट्रियों को लगाते थे और तब अपना व्यापार प्रारंभ करते थे। तो इनसे विपरीत इसी नीति के तहत जेम्स प्रथम 1608 में कैप्टन हॉकिंस नाम का एक राजदूत भारत में भेजता है। यह कैप्टन हॉकिंस जहाज हेक्टर के माध्यम से भारत में आता है। कैप्टन हॉकिंस जिसके अंदर एक खासियत थी कि वह तुर्की, फारसी, अंग्रेजी का जानकार था, या ये समझ लो कि वह द्विभाषी था। और फारसी का ज्ञान को देखते हुए जहांगीर इनको फिरंगी खां की उपाधि दे देता है। यह दरअसल में जेम्स प्रथम द्वारा एक इसको पत्र दिया जाता है जो कि अकबर के नाम का होता है। लेकिन उस समय ब्रिटेन और भारत के बीच अच्छा इंटर कम्युनिकेशन नहीं था, जिस कारण जेम्स प्रथम को नहीं पता था कि भारत में किसका शासन चल रहा है। तो वह जो पत्र था अकबर के नाम का पत्र था। उस समय ये होता था कि एक राजा दूसरे राजा को पत्र भेजता था। पत्र में उनकी ग्रीटिंग्स वगैरह, उनके सम्मान, आदर सम्मान की बातें और कंपनी खोलने की अनुमति वगैरह वगैरह ये सब कुछ लिखा रहता होगा। तो अपना कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंच जाता है। जहांगीर इसका फारसी का ज्ञान देखते हुए इससे बड़ा ही प्रभावित होता है और इस प्रभाव को देखते हुए इसको 400 का मनसबदार बना देता है। यह जहांगीर पर अपना प्रभाव बनाने में समर्थ होता है, जिस कारण वह जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। जब अंग्रेज़ सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाना प्रारंभ करते हैं तो उसी दौरान पुर्तगालियों का वर्चस्व भारत में ज़्यादा था और उनका जहांगीर पर प्रभाव अंग्रेज़ों की अपेक्षा ज़्यादा था। तो वह जहांगीर से इस फैक्ट्री के निर्माण को रोकने की गुजारिश करते हैं। जहांगीर उनकी बात को मानकर फैक्ट्री बनाने की अनुमति को वापस ले लेता है और फैक्ट्री का कार्य वहीं पर रुक जाता है। तब तक 1611 में अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में एक अपनी अस्थायी फैक्ट्री खोलकर व्यापार प्रारंभ कर दिया। इसके कुछ समय पश्चात एक स्वालली का युद्ध होता है अंग्रेज़ और पुर्तगालियों के बीच, जिसमें पुर्तगालियों को अंग्रेज़ हरा देते हैं। इसका थोड़ा बहुत असर जहांगीर पर भी पड़ता है और अंग्रेज़ों का वर्चस्व बढ़ता है, जिस कारण जहांगीर इनको पुनः अपनी सूरत में जो काम रखा हुआ था फैक्ट्री में खोलने की अनुमति दे देता है। और 1613 में सूरत में यह अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री बनाने में कामयाब होते हैं। यानी अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि अस्थायी फैक्ट्री कहाँ खोली तो मसूलीपट्टनम पर लगाएंगे, और पूछता है कि पहली स्थायी फैक्ट्री तो सूरत। इसके बाद एक दूसरा दूत
1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है। यह भी अपना अच्छा खासा जहांगीर पर प्रभाव बनाता है और थोड़ा बहुत व्यापार करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त कर लेता है, जिस कारण 1619 तक आते आते भड़ोच, अहमदाबाद, बड़ौदा, आगरा में ये अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर लेते हैं, जिस कारण इनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसके बाद 1632 में एक इनको सुनहरा फरमान मिल जाता है, यानी कि गोलकुंडा का जो शासक था वह 500 पैगोड़ा वार्षिक, पैगोड़ा एक तरीका का एक स्वर्णिम सिक्का होते थे सोने के, उनको पैगोड़ा बोला जाता था। तो 500 पैगोड़ा वार्षिक में जो गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह थे सभी पर गोलकुंडा के शासक द्वारा उनको फ्री स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। इसके उपरांत 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के जो राजा थे उनसे मद्रास को 12,000 रुपये में पट्टे पर ले लिया। तो सबसे पहले इन्होंने यहीं पर अपनी किलेबंदी प्रारंभ कर दी, जिसमें इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम दिया। यानी फ्रांसिस डे ने जो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया था, मद्रास में इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक किलेबंद कोठी बना दी। इसके उपरांत 1661 में धीरे धीरे अंग्रेज़ों का वर्चस्व पुर्तगालियों से ज़्यादा हो रहा था, तो उधर यूरोप में क्या करते हैं कि जो वहाँ इनकी पुर्तगालियों की थी राजकुमारी कैथरीन, उनका विवाह ब्रिटेन के जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय से करा देते हैं। यह हो जाता है तो चार्ल्स द्वितीय को यह पुर्तगाली दहेज में बम्बई को दे देते हैं। इसके उपरांत 1668 में चार्ल्स द्वितीय उनको पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही है, तो चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं कि बम्बई को 10 पाउंड की वार्षिक किराए की दर से ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं 1668 ईस्वी में। और बम्बई का जो संस्थापक है वो गेराल्ड ओंगियार है। कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बम्बई का संस्थापक कौन है, तो गेराल्ड ओंगियार। धीरे धीरे व्यापार अंग्रेज़ों का चल रहा होता है। तो 1680 के समय में औरंगजेब जो गैर मुसलमान होते थे उनको 1.5% वार्षिक 1.5% के हिसाब से जजिया कर लगा देता है। तो अंग्रेज़ों को भी थोड़े फल फूल रहे थे, उनको लगता है ये टैक्स देना उनको थोड़ा अजीब महसूस होता है। तो सूरत में क्या काम करते हैं, तो 1686 के आसपास सर जॉन चाइल्ड के नेतृत्व में ये अंग्रेज़ जो हैं मुगलों से थोड़ी झड़प कर लेते हैं, जिस कारण औरंगजेब इनसे गुस्सा होकर इनको बुरी तरह से हराकर फुल्टा द्वीप पर भगा देता है। एक तरह से इनका व्यापार बिल्कुल ठप हो जाता है। तो जॉब चौरनाक ने औरंगजेब से क्षमा याचना मांगी और तो औरंगजेब ने इनको 1.5 लाख रुपए का जुर्माना बताया और दोबारा व्यापार प्रारंभ करने की अनुमति दे दी। इसके बाद 1698 ईस्वी में एक सूबेदार था अजीम उस शान नाम का सूबेदार, जो कि 3 गाँवों को 12,000 रुपये के भुगतान पर अंग्रेज़ों को दे देता है। कभी कभी इन गाँवों के नाम पूछ ले जाते हैं, तो गाँवों के नाम है सूतनाती, कलिकाता और गोविंदपुर। यहीं के आसपास 1700 में फोर्ट विलियम की स्थापना कर दी जाती है। और जो फोर्ट विलियम किले की स्थापना होती है उसका जो सबसे पहला प्रशासक था वो चार्ल्स आयर था। कालांतर में जो ये 3 गांव थे और इसके आसपास का इलाका था ये कलकत्ता कहलाया, जिसकी नींव रखने का श्रेय जॉब चौरनाक को जाता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों को थोड़ी सहूलियतें मिलनी शुरू हो जाती हैं और 1713 तक आते आते भारत का जो बादशाह था वो फर्रुखसियार बन जाता है। दरअसल में फर्रुखसियार जो था एक फोड़ा या एक ऐसी बीमारी से प्रभावित था जो जानलेवा थी, उसका इलाज असंभव सा हो गया था। उसी दौरान एक जॉन सरमन के नेतृत्व में एक मिशन भारत में आता है, जो ये मैं बताया था आपको दूध वगैरह बेचते थे या ऐसे मिशन इनके आते रहते थे जो राजा को प्रभावित करने में लगे रहते थे और व्यापार को बढ़ाते जाते थे। तो जॉन सरमन नाम का जो व्यक्ति था वो अपने साथ में एक हैमिल्टन नाम का सर्जन लेके आया था और एक ख्वाजा सैफुद्दीन नाम का द्विभाषी भी था। तो जो अपना फर्रुखसियार था उसको जो बीमारी थी ये हैमिल्टन उसका इलाज कर देता है, सर्जन था अच्छा खासा, तो उसका इलाज कर देता है जिससे फर्रुखसियार बहुत बहुत प्रसन्न हो जाता है। इसी खुशी में 1717 में फर्रुखसियार एक फरमान जारी करता है। इस जो फरमान जारी करता है
इस फरमान को, शाही फरमान को, एक अंग्रेज था ओम्स ने मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। कभी कभी आप पूछ लिया था कि इसको मैग्ना कार्टा किसने कहा, तो ओम्स ने इस शाही फरमान को मैग्ना कार्टा कहा। इस शाही फरमान के अंदर अंग्रेज़ों को एकदम, ये मान लो कि यहाँ से अंग्रेज़ों की एकदम काया पलट हो जाती है। इसके अंदर इनको व्यापारिक बहुत सारी छूटें प्राप्त हो जाती है और इनका व्यापार का वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस शाही फरमान के अंदर था कि 3,000 रुपये में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये मुक्त व्यापार कर सकेंगे तथा 10,000 रुपये में सूरत में भी मुक्त व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने जो अपनी एक टकसाल जहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती थी मुंबई में खोली थी, वहाँ तांबे और चांदी के सिक्के बना देते थे। तो इनके जो तांबे और चांदी के सिक्के थे उनको भी भारत में मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई थी। इसके बाद कलकत्ता के आसपास की जो ज़मीन थी वो भी ये किराए पर ले सकते थे और वहाँ पे मुक्त व्यापार कर सकते थे। इनका, अंग्रेज़ों का व्यापार इसके बाद बहुत बढ़ गया तथा 1759 में एक युद्ध होता है जो कि बेदारा का युद्ध है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, सन पूछ लेता है कि बेदारा का युद्ध कब हुआ। तो 1759 में बेदारा का युद्ध होता है अंग्रेज और डच के बीच में। यहाँ डच हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। इससे अगली वीडियो में हम फ्रांसीसियों का आगमन दिखाएंगे तथा आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।